वेलकम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं कि इस साल ब्रिक्स की समिट जो है वो रशिया के अंदर ऑर्गेनाइज हो रही है और 2024 की ये समिट जो है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध है उसे चलते हुए 2 साल से ज्यादा हो चुके हैं और उसी युद्ध के दौरान अब रशिया के काजन के अंदर ये ब्रिक्स की समिट ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है और इस समिट में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी ब्रिक्स कंट्रीज के जो मेंबर देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष या हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो पहुंच रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने इस इवेंट से पहले ही पुतिन से कहा था कि भारत तैयार है शांति के लिए मदद करने के लिए। और हम सब जानते हैं कि पिछली समिट के दौरान भी या पिछली मीटिंग के दौरान भी मोदी जी ने पहले भी कहा था ये जंग का समय नहीं है और भारत का हमेशा से ही यही स्टैंड रहा है कि किसी भी समस्या का हल पीसफुल टॉक्स के जरिए निकाल लेना चाहिए। तो इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस पूरी वीडियो में ब्रिक्स के बारे में जानेंगे, ब्रिक्स के बारे में बात करेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, कैसे वो G7 को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, कैसे इंडिया का रोल ब्रिक्स की समिट के अंदर बढ़ता जा रहा है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन क्या रूप लेकर आएगा और फ्यूचर के अंदर ब्रिक्स जो है वो G7 को कैसे डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता। आइए जानते हैं इस सारी की सारी समिट के बारे में। तो दोस्तों, मोदी जी ने पुतिन को कहा था कि इंडिया चाहता है कि ये कंफ्लिक्ट जो रशिया और यूक्रेन के बीच में चल रहा है ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए और भारत हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने एम्फेसाइज किया कि प्रॉब्लम सिर्फ पीस के थ्रू ही सोल्व होनी चाहिए, युद्ध किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। रशिया के पास यूक्रेन का जो 20% हिस्सा है वो तो शायद रशिया इसके बाद भी वापस नहीं करेगा। लेट्स से कि इनके बीच में पीस एस्टेब्लिश हो भी जाता है, मोदी जी की बात मान भी ली जाती है, पीस एफर्ट्स हो जाते हैं, या दुनिया भर की जो वर्ल्ड कम्युनिटी है उनके प्रेशर के चलते कहीं ना कहीं रशिया अगर फ्यूचर के अंदर ये पीस टॉक्स के लिए एग्री कर भी जाता है तो शायद ही होगा कि यूक्रेन का जो 20% इलाका जो रशिया ने कंट्रोल किया हुआ है वो रशिया वापस करे। बट स्टिल पीस के लिए बात करना, हर देश चाहता है कि रशिया और यूक्रेन की युद्ध जो है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि हर कंट्री को इसके कहीं ना कहीं इसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है। मिडिल ईस्ट का इफेक्ट, वैसे भी मिडिल ईस्ट का कंफ्लिक्ट भी चल रहा है, ऊपर से रशिया और यूक्रेन का युद्ध भी चल रहा है, तो पूरी दुनिया जो है वो इस सारे के सारे कंफ्लिक्ट रीजन से बहुत ही ज्यादा परेशान चल रही है। तो दोस्तों, ये तो अभी समिट की बात हुई। इसके ऊपर हम एंड में दोबारा बात करेंगे, हम जानेंगे कि ब्रिक्स समिट के अंदर और क्या क्या चीजें हुई। पर पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा ब्रिक्स की हिस्ट्री के बारे में और इसके एक्सपेंशन के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रिक्स है क्या। ब्रिक्स एक ग्रुप है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को जो लेकर बनाया गया है। इस ग्रुप का असली मकसद था एमर्जिंग इकोनॉमीज को साथ लेकर आना, डेवलपिंग इकोनॉमीज को साथ लेकर आना और ग्लोबल इकोनॉमी को रीशेप करना इनकी एम था, इनका मकसद था। अब इस ग्रुप का एक्सपेंशन हो रहा है और 2024 में इसमें कई सारे नए मेंबर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे कि इजिप्ट, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स या फिर यूएई, अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया और साथ में सऊदी अरेबिया। इन सभी कंट्रीज ने ब्रिक्स को इस बार ज्वाइन किया। सऊदी अरेबिया ने वादा तो किया था ज्वाइन करने का, उन्होंने इस एप्लीकेशन पर साइन तो किया था, बट इस बार 2024 वाले एग्जैक्ट समिट के अंदर सऊदी अरेबिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया। मे बी यूएस के प्रेशर के चलते ज्वाइन नहीं किया, बट स्टिल अभी इसको ज्वाइन नहीं किया। तो ये तो हुआ ब्रिक्स का एक्सपेंशन। आप एक बार दोबारा नाम देख लीजिए, इजिप्ट, यूएई, अर्जेंटीना, ईरान और इथियोपिया, इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। इसको ब्रिक्स प्लस बोला जाएगा आगे से। ये एक्सपेंशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रिक्स प्लस अब वर्ल्ड के 45% पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, या 45% पॉपुलेशन जो पूरी दुनिया की है वो ब्रिक्स प्लस के अंदर रहती है। और कलेक्टिवली पूरी दुनिया की जीडीपी का लगभग 28% जो है वो ब्रिक्स प्लस ही रिप्रेजेंट करता है। लेकिन क्या ये एक्सपेंशन सच में G7 कंट्रीज को डीथ्रोन कर पाएगा? क्या सच में ये G7 को मुकाबला दे पाएगा? आइए इसके बारे में भी बात करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, अगर हम G7 की बात करें और या फिर ब्रिक्स की ही बात करें, ब्रिक्स का एक एजेंडा और भी है जो G7 फॉलो नहीं करता है। G7 ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करता है और ब्रिक्स जो है वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करता है। ब्रिक्स का एक प्राइम एम्बिशन है ग्लोबल साउथ की आवाज को उठाना और वर्ल्ड इकोनॉमी का स्ट्रक्चर जो है उसको रीशेप कर देना। फाइनेंशियल प्रेस आउटलेट्स, कई सारे ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टर्स हैं जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ब्रिक्स प्लस एक ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी बन सकता है जो G7 कंट्रीज को रिप्लेस कर देगा। और सबसे बड़ा टारगेट है यूएस डॉलर का डोमिनेंस खत्म करना। अब देखिए, अभी फिलहाल दुनिया में एक ही ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी है और वो है अमेरिका। अगर अमेरिका के अंदर कुछ भी ऊपर नीचे होता है, उनकी जीडीपी को लेकर, उनकी ट्रेड को लेकर, उनके डॉलर को लेकर, उनके इंटरेस्ट रेट को लेकर कुछ भी फैसला होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी के ऊपर उसका रिपल इफेक्ट देखने को मिलता है। सिमिलरली, जो आपका ब्रिक्स है वो इसी पोजीशन को ऑक्यूपाई करना चाहता है। वो चाहता है कि वो एक ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी बन जाए और वो बन भी सकता है। क्यों? क्योंकि आप इन आंकड़ों को अगर हम देखें तो पूरी दुनिया की 42% जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स के पास रहती है। 23% पूरी दुनिया, 28% पूरी दुनिया की जीडीपी को ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है। पूरी दुनिया की ट्रेड का 17% ब्रिक्स रिप्रेजेंट करता है और पूरी दुनिया की जो लैंड है उसका भी 26% ब्रिक्स के पास ही है।
इसके साथ-साथ इन सभी आंकड़ों को अगर हम देखें तो क्यों? फ्यूचर में कुछ ही समय की बात है, 5, 10, 20 सालों की ही बात है कि जब ब्रिक्स की जो इकोनॉमी है, वो G7 की इकोनॉमी को सरपास कर जाएगी और ये ग्लोबल सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एंटिटी जो है वो बन जाएगा। लेकिन ये सोचना इतना भी ईज़ी नहीं है। थोड़ा अनरियलिस्टिक भी लगता है क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज के बीच में कुछ इंपॉर्टेंट क्या आप कह सकते हैं कि कुछ डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, जो इनकी इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन को मुश्किल बना देता है। अगर मैं इसको क्लियरली बताऊं तो आप जानते हैं कि चाइना एंड इंडिया ब्रिक्स के मेंबर हैं और इन दोनों के बीच में बहुत सारे बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं और सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है ब्रिक्स मेंबर्स के बीच में होमोजेनिटी का ना होना। देखिए, इंडिया और चाइना को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों देश पॉपुलेशन के मामले में दुनिया की टॉप मोस्ट कंट्रीज में आते हैं। इंडिया हाईएस्ट पॉपुलेशन रखता है, चाइना दूसरे नंबर पर आता है। लेकिन पॉलिटिकली तो ये दोनों कंट्रीज बिल्कुल ही अलग हैं। चाइना जहां एक अथॉरिटेरियन रिजीम है, वहीं इंडिया जो है एक डेमोक्रेसी है और दोनों देशों के बीच मिलिट्री टेंशन और बॉर्डर डिस्प्यूट भी चलते रहते हैं। 2020 और 2022 के क्लैशेस तो हम सबको याद ही हैं। अब जब इंडिया और चाइना के बीच इतनी इश्यूज है तो सोचने वाली बात यह है कि बाकी कंट्रीज जो ग्लोबल इकोनॉमी को डोमिनेट करना चाहती हैं, ब्रिक्स की कंट्रीज, ये कैसे कर पाएंगी? ब्रिक्स प्लस कंट्रीज के बीच में भी कल्चरल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत ज्यादा हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ब्रिक्स को G7 को डोमिनेट करने से रोक सकता है। बट एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ऊपर ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो काम कर रही हैं, वो ब्रिक्स का टारगेट है और वो है एक नया फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करना, डेवलप करना, जो कि वेस्टर्न सैंक्शन से इम्यून हो। क्योंकि अमेरिका, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, वो अपने डॉलर का इस्तेमाल करता है दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए और जो भी कंट्री उसकी बात नहीं मानती है वो उसके ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगा देता है कि भैया आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे। अमेरिका का कहना होता है कि अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं आपको डॉलर्स के अंदर ट्रेड नहीं करने दूंगा। इसी को रिप्लेस करना चाहता है ब्रिक्स और एक नया सिस्टम डेवलप करना चाहता है जो वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन से इम्यून हो। ये आइडिया है, ब्रिक्स कंट्रीज अपनी एक करेंसी क्रिएट करेंगी जो ग्लोबल ट्रांजैक्शन में यूएस डॉलर को रिप्लेस कर देगी। आइडिया तो बहुत अच्छा लगता है, पर ये कितना प्रैक्टिकल हो सकता है, एक बार इसके ऊपर भी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो अपनी एक खुद की करेंसी बना भी लेती हैं, पर ये करेंसी कितनी कामयाब हो पाएगी? इस करेंसी का इस्तेमाल करके ब्रिक्स कंट्रीज जो है वो आपस में तो ट्रेड कर लेंगी, बट जो एक्स्ट्रा ब्रिक्स कंट्रीज हैं, जो ब्रिक्स के अलावा की जो कंट्रीज है, उनके साथ ट्रेड करने के लिए तो आपको डॉलर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा और तब डॉलर्स का इस्तेमाल आप करेंगे और ऐसे में एक इतनी बड़ी ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट हो जाएगी कि अमेरिका बोलेगा या दूसरी कंट्रीज बोलेंगे कि भैया जब हमसे ट्रेड करनी है तो आप डॉलर में आ रहे हो, आपस में ट्रेड करनी है तो आपने अपनी खुद की करेंसी बना ली है। तो ये एक फ्यूचर के अंदर एक चैलेंज क्रिएट कर सकता है। और क्या ये ब्रिक्स कंट्रीज जो एक नई करेंसी बना लेंगी, क्या वो अपनी इंटरनल करेंसी को, अपनी खुद की करेंसी को रिप्लेस कर देंगी और सिर्फ ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल ही अपनी इंटरनल ट्रेड के अंदर भी किया जाएगा? ये सोचने वाली बात है। ऐसे में डोमेस्टिक करेंसीज का क्या होगा? डोमेस्टिक करेंसीज का इस्तेमाल विदाउट एनी रिस्क किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा? और अगर डोमेस्टिक करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करके एक्स्ट्रा ब्रिक्स कंट्रीज के साथ ट्रेड करनी पड़ी तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? और इसके साथ-साथ जब आप कन्वर्जन प्रोसेस के अंदर जाएंगे, जब आप अपनी करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी को कन्वर्ट करने की बात करेंगे या ब्रिक्स करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करने की बात करेंगे, तो इसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होगा जो ब्रिक्स करेंसी को वीक भी बना सकता है। तो अगर ब्रिक्स मार्केट पार्टिसिपेंट ये रिस्क लेना पड़ेगा अगर इन ब्रिक्स कंट्रीज को, तो ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है। तो ब्रिक्स करेंसी सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, बट इसके साथ इनहेरेंट प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हुई हैं जिनको रिमूव जब तक नहीं किया जाएगा तब तक ब्रिक्स करेंसी जो है वो डॉलर को डोमिनेट नहीं कर पाएगी। अब एक और मिसकंसेप्शन भी है ब्रिक्स को लेकर और वो है कि इनका ट्रेड और इन्वेस्टमेंट ब्रिक्स के बीच में ही होगा। अब देखिए, ब्रिक्स कंट्रीज जो हैं, इनमें जो ट्रेड चलती है, इनका जो इन्वेस्टमेंट चलता है, ये G7 कंट्रीज के साथ ही चलता है। G7 कंट्रीज ही ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर आती हैं और काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करती हैं और इन कंट्रीज की जो ट्रेडिंग पार्टनर हैं, वो ब्रिक्स को छोड़कर G7 कंट्रीज ही हैं। तो एक तरफ आप G7 को डोमिनेट करना चाहते हो और दूसरी तरफ यही G7 के साथ ही आपने अपनी ट्रेडिंग, अपनी इन्वेस्टमेंट, इन सभी कनेक्शंस को मेंटेन करके रखा हुआ है। अगर आप ब्रिक्स अगर ब्रिक्स G7 को डोमिनेट करना चाहती है, रिप्लेस करना चाहती है, तो इनको अपनी इंटरनल इन्वेस्टमेंट, इंटर इन्वेस्टमेंट और इंटर ट्रेड को इंप्रूव करना होगा। और ऐसे ट्रेड को इंप्रूव करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करने के लिए इन सभी कंट्रीज को आपस में और भी ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ानी होगी। और ये जो चाइना है, ब्रिक्स के अंदर जो चाइना है, यही सबसे बड़ी इकोनॉमी है ब्रिक्स की। इट विल डोमिनेट ब्रिक्स कंट्रीज ट्रांजैक्शन। और चाइना एक सोशलिस्ट मार्केट इकोनॉमी हम जानते हैं और उसको लेकर जो ट्रांसपेरेंसी है उसकी इकोनॉमी को लेकर वो बहुत कम है, जो बाकी ब्रिक्स मेंबर्स के लिए भी काफी मुश्किल वाली सिचुएशन क्रिएट करता है। तो इस सारी ग्लोबल ट्रेड के अंदर, जिसमें हमने देखा कि ब्रिक्स जो है वो पूरी दुनिया की ग्लोबल ट्रेड का 17% कंट्रोल करता है, उसमें सबसे मेजर पार्टिसिपेंट चाइना है। तो ये
ब्रिक्स की ट्रेड नहीं, ये चाइना सेंट्रिक ब्रिक्स की ट्रेड है, तो ये एक मेजर इशू है। तो चलो, ये तो हमने जो करेंसी को चैलेंज करने वाले जो इश्यूज थे, डॉलर को चैलेंज करने वाले जो इशू थे, या कैसे ब्रिक्स कंट्रीज फ्यूचर में वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकती हैं, उसके बारे में जो चैलेंजेस है उनको हमने जाना। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं, ब्रिक्स प्लस के फ्यूचर की बात करते हैं। तो दोस्तों, G7 कंट्रीज में ज्यादा होमोजेनिटी है। G7 कंट्रीज में डेमोक्रेसी भी ज्यादा है, सभी कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, और इनका इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो भी काफी सेम लेवल पर है। इनके बीच डिस्प्यूट्स तो होते हैं, लेकिन इनके पास वेल डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस है जो इस इश्यूज को रिजोल्व करने के लिए बनाए गए थे। अभी ब्रिक्स कंट्रीज के पास ऐसे कोई भी डिस्प्यूट रिजोल्विंग मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, जो फ्यूचर के अंदर अगर इन कंट्रीज के बीच में डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजोल्व कर सकें। तो ब्रिक्स फ्यूचर का जो ब्रिक्स प्लस का फ्यूचर है वो डिपेंड होगा इस बात पर कि ये मेंबर्स अपने इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिफरेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं। अगर ये नहीं कर पाए तो ब्रिक्स का ड्रीम ऑफ रीशेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमी एक सपना ही बनकर रह जाएगा, और ऐसे में पूरी दुनिया के अंदर जो ब्रिक्स हासिल करना चाहता है वो हासिल करना काफी मुश्किल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम इंडिया के रोल की ब्रिक्स की पॉलिटिक्स के अंदर या पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स के अंदर। तो भारत का रोल ब्रिक्स में भी काफी सिग्निफिकेंट है, चाहे वो इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो या वो पॉलिटिकल डायलॉग्स हो। इंडिया रशिया से ऑयल भी इंपोर्ट करता है, और चाइना के साथ भी इंडिया का जो ट्रेड रिलेशनशिप है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और भी ज्यादा ग्रो कर रहा है। खैर, कुछ डिफरेंसेस इंडिया और चाइना के बीच में है, पर वो भी धीरे धीरे रिजोल्व होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इंडिया का क्लियर फोकस पीस पर है। इंडिया चाहता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच का जो युद्ध चल रहा है उसके ऊपर विराम लगाया जाए, और इसी कंटेक्स्ट में इंडिया एक मीडिएटर भी बन सकता है। ये ब्रिक्स समिट मोदी जी के लीडरशिप के लिए, इंडिया की लीडरशिप के लिए एक नया पेज भी लिख सकती है। अब सवाल यह है कि मोदी जी का पीस इनिशिएटिव क्या काम करेगा। पुतिन ने अब तक जो एरियाज ऑक्यूपाई किए हैं यूक्रेन के अंदर, उनको वापस देना तो काफी मुश्किल लगता है। पुतिन कहते हैं कि रशिया को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी चाहिए यूरोप में, लेकिन कुछ सोर्सेज कहते हैं कि मॉस्को में सीज फायर टॉक्स भी पॉसिबल हैं, और वो हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए यूएस में हो रहे इलेक्शंस का वेट किया जा रहा है। आगे जाके ब्रिक्स का इन्फ्लुएंस और बढ़ने वाला है, और भारत का रोल उसके अंदर इंपॉर्टेंट होगा। जैसे जैसे ब्रिक्स कंट्रीज एक्सपेंड कर रही हैं, ब्रिक्स एक्सपेंड कर रहा है, वैसे वैसे ये ग्लोबल ऑर्डर को रीडिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच भारत की शांति की जो पहल है, क्या वो रंग लाएगी, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड एनालिसिस ब्रिक्स समिट, रशिया यूक्रेन वॉर और मोदी जी के पीस एफर्ट्स पर। आपको क्या लगता है, क्या भारत की मीडिएशन सक्सेसफुल होगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं, और ऐसे ही ग्लोबल अफेयर्स के कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।